हेलो स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का फोर्थ चैप्टर स्ट्रेटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ 1947 टू 1990। इससे पहले कि हम ये चैप्टर स्टार्ट करें हमें थोड़ा सा बैक में जाते हैं। जिस टाइम पे हमने अपना फर्स्ट चैप्टर किया था तब मैंने आपको बताया था कि जब हमारे ब्रिटिशर्स गए थे तो इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था, जो हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर था, वो बिल्कुल ही बैकवर्ड हो चुका था, बिल्कुल डाउन जा चुका था। हमारी जो इंडिया हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज के लिए, अपनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस थी, वो उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दी थी। उसके बाद क्या हुआ, हमारा 1950 में प्लानिंग कमीशन बना। प्लानिंग कमीशन बनने के बाद हमारे 5 ईयर का प्लान बनाए गए थे जिसके हमारी कंट्री का डेवलपमेंट किया जा सके। तो उस टाइम पे क्योंकि हमारी मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर सेक्टर में इन्वॉल्व थी, इसलिए हमने अपना फर्स्ट 5 ईयर प्लान दिया था एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए। उसके डेवलपमेंट के लिए पॉलिसीज बनाई गई थी। उसके बाद 1956 में हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 बनाई, यानी सेकेंड 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था 1956 से, जिसमें इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के लिए स्ट्रैटेजी बनाई गई थी, प्लानिंग की गई थी। अब हम वही स्ट्रैटेजीज को इसमें आगे स्टडी करेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री। अब इम्पोर्टेंस ऑफ इंडस्ट्री में क्या है हमारा फर्स्ट पॉइंट है एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इंडस्ट्रीज हमें पता है कि हमारे कंट्री का अगर डेवलपमेंट देखना हो किसी का, तो इसमें इंडस्ट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। किसी भी कंट्री को डेवलप्ड कंट्रीज हम तब कहते हैं जहां पर कि हमारा सेकेंडरी सेक्टर सबसे ज़्यादा डेवलप होता है। अब उसकी इम्पोर्टेंस भी ज़्यादा होती है। सबसे पहले हम इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है इसमें एपी सेंटर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो हमारी इंडस्ट्रीज होती हैं, अगर हम अपनी जीडीपी को देखें तो जीडीपी में अगर हमारा स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन आती है, यानी हमारी इकोनॉमी अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से शिफ्ट हो जाती है इंडस्ट्रीज की तरफ, तो एक साइन होता है ग्रोथ का। इंडस्ट्री स्टार्ट होना मतलब क्या होता है कि कंट्री ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रही है। इंडस्ट्री हमारे लिए बहुत ही वैरायटी ऑफ रेंज के गुड्स प्रोड्यूस करती है, कंज्यूमर गुड्स। हमारी इनकम को राइज करने में, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने में हेल्प करती है हमारी। तो जो हमारी एग्रीकल्चर गुड्स की डिमांड है वो भी इंक्रीज होती है, उसके साथ साथ हमारी क्या होती है, इनकम राइज होने से अदर गुड की डिमांड भी हमारी इंक्रीज होती जाती है, जिनको पूरा करती है हमारी इंडस्ट्रीज। तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, उसकी जीडीपी को इंक्रीज करने के लिए, हमारे लिए वैरायटी ऑफ रेंज प्रोड्यूस करने के लिए इकोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सेकेंड पॉइंट है सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब पहले क्या था, हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो थी वो एग्रीकल्चर पर डिपेंड थी। उसके बाद क्या हुआ, एग्रीकल्चर के साथ साथ क्या हुआ, धीरे धीरे इंडस्ट्रीज होने लगी। तो जो हमारी लेबर थी वो धीरे धीरे शिफ्ट होने लगी किसकी तरफ, इंडस्ट्रीज की तरफ, यानी लोगों को अब और ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलने लगी। तो हमारे लिए जॉब क्रिएट करने के लिए, जहां पर कि हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा लेबर की जरूरत होती है। तो इसने क्या किया, एक तरफ तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट की, दूसरी तरफ इसने एग्रीकल्चर के ऊपर से हमारा बर्डन भी कम कर दिया। अब हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर की मोस्टली लेबर हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर की तरफ शिफ्ट हो गई। नेक्स्ट हेडिंग है सोर्स ऑफ मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग। तो इसमें क्या है हमारा, मैकेनाइज्ड मीन्स ऑफ फार्मिंग का मीनिंग क्या होता है हमारा, अब अगर हमें फार्मिंग के लिए मशीनरीज की जरूरत है, यानी हम ये चाहते हैं ट्रैक्टर हैं, ट्रेशर्स हैं, ट्यूबवेल से उन्हें यूज करें, तो वो कहाँ से आते हैं, इंडस्ट्री से आते हैं। तो हमारी मॉडर्न टेक्निक्स ऑफ फार्मिंग को यूज करने में भी हमारी इंडस्ट्रीज ने हमारी हेल्प की है। जो हम अपनी फार्म प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर पाए हैं इन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू, ये सब भी हमारी किससे आई हैं, ये सब भी हमारी इंडस्ट्रीज से आई हैं। तो फार्मिंग के लिए जो भी हमारे मैकेनाइज्ड मीन्स हैं वो सारे हमारी इंडस्ट्रीज हमें प्रोवाइड करती है। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज इम्पार्ट डायनामिक्स
ऑफ ग्रोथ प्रोसेस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं हमारी, उन्होंने क्या किया कि हमारे जो प्रोडक्शन का एरिया था उसको और ज़्यादा बढ़ा दिया, ह्यूमन लाइफ को न्यू डायमेंशन दिए। यानी कि इसने क्या किया, वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया। पहले क्या होता था, चीज़ें बहुत कम होती थी यूज़ करने के लिए, लेकिन इंडस्ट्रीज ओपन होने से क्या हुआ, जब गुड्स की वैरायटी बढ़ गई हमारे लिए, तो धीरे धीरे हमने ज़्यादा चीज़ें यूज़ करना स्टार्ट कर दिया, और जो ह्यूमन बीइंग की ग्रोथ थी वो भी हमारी बढ़ती चली गई। चीज़ों का न्यू चीज़ें बनने लगी, उनका कंजप्शन बढ़ने लगा, तो जो हमारा रेस्ट्रिक्टेड प्रोडक्शन था वो हमारा दूर हो गया और हमारी प्रोडक्शन की ग्रोथ इंक्रीज हो गई। फिफ्थ हेडिंग है ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन। अब ग्रोथ ऑफ सिविलाइजेशन का मीनिंग क्या होता है, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, इंडस्ट्रीज ओपन होने से लोग धीरे धीरे एग्रीकल्चर को छोड़कर इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने लगे। इंडस्ट्रीज की तरफ शिफ्ट होने से वो अर्बन एरियाज में रहने लगे। अर्बन एरियाज में रहने से लोगों की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ थी वो इम्प्रूव हुई, अच्छी एजुकेशन लेने लगे, सोसाइटी में जो कल्चर था उनका वो चेंज होने लगा, स्किलफुल लाइफ हो गई उनकी। तो इस तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज ने क्या करा, जो हमारी सिविलाइजेशन की ग्रोथ थी, हमारा एजुकेशन सिस्टम है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड है, उसको भी और इम्प्रूव कर दिया। नेक्स्ट हेडिंग है इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। इंडस्ट्रीज ने क्या किया, हमारी इकोनॉमी में इंफ्रास्ट्रक्चर की भी ग्रोथ की। अब इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीजें आती हैं, हमारे इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर में आते हैं हमारे ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, पावर जनरेशन। ठीक है, अब जब इंडस्ट्रीज बनेंगी तो उसके लिए क्या है, हमें गुड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की नीड होगी, मनी के लिए बैंकिंग की नीड होगी, रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस की नीड होगी, और मशीनरीज को चलाने के लिए पावर की, एनर्जी की नीड होगी। तो इंडस्ट्रीज ने क्या किया, इसकी वजह से जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर था उसमें भी धीरे धीरे ग्रोथ होने लगी है। नेक्स्ट हेडिंग है इंडस्ट्रियलाइजेशन अ साइन क्वानॉन ऑफ ग्रोथ। यानी कि हम एक तरीके से ये कह सकते हैं कि किसी भी ग्रोथ को साइन आउट करने के लिए, पॉइंट आउट करने के लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन एक बहुत अच्छा मीडियम। यानी ग्रोथ और इंडस्ट्रियलाइजेशन एक दूसरे से रिलेटेड है, हम ये भी कह सकते हैं। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन की ग्रोथ होती है वैसे वैसे कंट्री की भी ग्रोथ होती जाती है। जितनी भी हमारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वहाँ पे वो सारी क्या कहलाती हैं, हमारी इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज कहलाती हैं। यानी वहाँ पर इंडस्ट्रीज हमारी बहुत ज़्यादा है। तो एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि ग्रोथ का सिंबल ही इंडस्ट्रियलाइजेशन है। जहाँ इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं उस कंट्री की ग्रोथ भी ज़्यादा है। तो इस तरीके से इंडस्ट्री हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट में, हमारे खुद के लिविंग स्टैंडर्ड को हाई करने में, सभी चीज़ों में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक फैक्टर नेसेसिटेटिंग डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। अब हमें ये पता है कि जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स गए थे तो कंट्री की हालत तो बहुत खराब थी, चाहे हम अपना एग्रीकल्चर सेक्टर देख लें, चाहे इंडस्ट्रियल सेक्टर देख लें, चाहे हम अपनी फॉरेन ट्रेड देख लें। अब उसको इम्प्रूव करने के लिए ज़रूरत थी किसकी, कि हम इन्वेस्टमेंट बढ़ाएं अपना, ठीक है, इंडस्ट्रीज न्यू न्यू ओपन करें। अब उसके लिए ज़रूरत होती है किसकी, मनी की। अब अगर हम उस टाइम की बात करें तो ओनली टाटा और बिरला हमारे इंडस्ट्रियल हाउस होते थे इंडिया में। अब अगर इंडिया में इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करना है तो उसे एक बिग पुश की जरूरत थी। बिग पुश के लिए किसकी जरूरत होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा करना होता है, क्योंकि इंडस्ट्रीज को स्टार्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट की जरूरत होती है। तो इसमें क्या था, हमारा जो गवर्नमेंट थी वो आगे आई मनी इन्वेस्ट करने के लिए, बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए उसने न्यू इंडस्ट्रीज को स्टार्ट किया। क्योंकि हम किसी भी इन प्राइवेट एंटरप्रेन्योर को फोर्स नहीं कर सकते थे मनी लगाने के लिए, और इतनी ज़्यादा कैपिटल थी भी नहीं उस टाइम पे, बहुत ही कम हमारे इंडस्ट्रियल हाउसेस हुआ करते थे।
तो लैक ऑफ कैपिटल की वजह से जरूरत थी हमारे पब्लिक सेक्टर को आगे आने की। सेकेंड हेडिंग है लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट। अब उस टाइम पे क्या होता था, मार्केट का साइज बहुत लिमिटेड हुआ करता था। अब मार्केट का साइज लिमिटेड होने की वजह से जो डिमांड थी वो भी लो थी, डिमांड लो होने की वजह से इनकम भी लो थी, और जब इनकम लो थी तो इन्वेस्टमेंट भी लो था। यानी कि एक तरीके से हमारी साइकिल बन गई कि हमारी लो इनकम, लो डिमांड, लो इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट और लो इन्वेस्टमेंट। तो हमें जरूरत थी कि क्या करें, पब्लिक सेक्टर आगे आए। लोग तो इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहे थे उस टाइम पे, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट ज्यादा नहीं था। अब जब प्रॉफिट ज्यादा नहीं था, वो नहीं आ रहे, तो पब्लिक सेक्टर को आगे आना था इन्वेस्टमेंट करने के लिए। थर्ड हेडिंग है हमारी ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। अब सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो जो भी हमारा प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होता है उसका मेन काम क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना, अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना उसका मेन एम रहता है। जबकि गवर्नमेंट का काम क्या होता है, गवर्नमेंट चाहती है हमारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट करना, इक्विटी लाना। तो गवर्नमेंट ने ये रियलाइज किया कि हमारा मेन जो ऑब्जेक्टिव होना चाहिए इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, ना कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो उन्होंने क्या किया, जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ था उसको डिस्करेज किया और पब्लिक इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया, ताकि हम क्या कर सके, सोशल जस्टिस ला सके, सभी के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर सके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956। अब आती है हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी। अब इस इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये एक तरीके से डिक्लेरेशन था कि जो स्टेट है या हमारा पब्लिक सेक्टर है वो इसमें लीडिंग रोल में रहे। इस समय क्या था, कोई भी प्राइवेट पर्सन आने के लिए तैयार नहीं था इंडस्ट्रीज लगाने के लिए, तो गवर्नमेंट को ही लीडिंग रोल प्ले करना था, ताकि सोशल जस्टिस को भी देखा जा सके और हमारी कंट्री का डेवलपमेंट भी किया जा सके। अब इसके मेन एलिमेंट्स क्या थे हमारे इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 के? फर्स्ट पॉइंट था थ्री फोल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसमें इन्होंने क्या किया, थ्री टाइप की इंडस्ट्रीज को बताया, जिसमें फर्स्ट टाइप की इंडस्ट्रीज वो थी जो केवल पब्लिक सेक्टर के लिए ही बनी थी। यानी वो इंडस्ट्रीज जिनको एस्टैब्लिश या डेवलप केवल कौन कर सकता था, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज कर सकता था, प्राइवेट सेक्टर का उसमें कोई प्लेस नहीं था। सेकंड, वो इंडस्ट्रीज थी जहां पर कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम कर रहे थे, लेकिन उसमें भी जो पब्लिक सेक्टर था उसका मेन रोल था, जबकि हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था उसका सेकेंडरी रोल था। इसके बाद थर्ड नंबर पे वो इंडस्ट्रीज आ जाती हैं जो फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी से बच जाएंगी, यानी जो पब्लिक सेक्टर जिसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, उन इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया गया था हमारे प्राइवेट सेक्टर के। तो सीधा सीधा इस क्लासिफिकेशन से हम देख सकते हैं कि इसमें जो मेन रोल प्ले कर रहा था हमारा, वो हमारा पब्लिक सेक्टर ही कर रहा था। सेकेंड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। अब इसमें क्या था, जो भी पूरी कंट्री की रीजनल इक्वलिटी लाने के लिए, पूरी कंट्री की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, लाइसेंसिंग पॉलिसी लेकर आए। यानी कोई भी प्राइवेट सेक्टर से अगर कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता था या कोई भी एक्सपेंशन करना चाहता था, तो उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। अब ये जो लाइसेंस होते थे ये इसलिए कंपलसरी किए गए थे ताकि जो हमारे बैकवर्ड रीजन्स हैं उनका भी डेवलपमेंट हो सके, गवर्नमेंट वहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए लोगों को एनकरेज कर सके और रीजनल इक्वलिटी आ सके। हमारी मेन लाइसेंस का हमारा जो मेन एम रखा गया था वो रीजनल इक्वलिटी के लिए ही रखा गया था। अब केवल न्यू इंडस्ट्रीज के लिए ही लाइसेंस नहीं था, बल्कि कोई भी अगर हमें इंडस्ट्रीज में एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए भी लाइसेंस कंपलसरी कर दिया गया था। थर्ड पॉइंट है हमारा इंडस्ट्रियल सोप्स। अब सोप्स मीन्स क्या होता है, कंसेशन। यानी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर अगर कोई भी
बैकवर्ड एरियाज में, बैकवर्ड रीजन्स में कंट्री के इंडस्ट्रीज लगाते थे तो गवर्नमेंट उनको कुछ कंसेशन भी देती थी, जैसे कि हमारा टैक्स हॉलिडे। टैक्स हॉलिडे मीन्स होता है कि अगर हमें टैक्स का पेमेंट करना है तो उनके लिए इनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता था। सपोज कीजिए कि अगर टैक्स पेड करना है 31 मार्च तक और बाकी सब बिजनेसमैन को, तो इनके लिए क्या होता था, टाइम पीरियड एक्सटेंड कर दिया जाता था, ये 30 जून तक या 30 सितंबर तक अपना टैक्स दे सकते हैं। सेकेंड था सब्सिडाइज पावर सप्लाई, यानी जो पावर थी हमारी वो भी इनको बहुत ही रीजनेबल, बहुत कम रेट पर अवेलेबल होती थी। तो इस तरीके से अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड एरियाज में स्टार्ट करता था तो उसको गवर्नमेंट की तरफ से काफी सारी रिलैक्सेशन कंसेशंस मिलती थी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए 2 मेन डायमेंशंस रखे। इसमें फर्स्ट था ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री, जिसमें हमारी आयरन एंड स्टील की हो गई, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन हो गई, जिससे कि हम अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज को और जनरेट कर सकें। और सेकंड रखी गई थी ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ताकि हम अपनी सोशल जस्टिस को फॉलो कर सकें और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट कर सकें। अब जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हमारी उस टाइम पे रखी गई थी, तो बिगनिंग में उसमें इन्वेस्टमेंट था 5 लाख तक का, यानी जो भी इंडस्ट्रीज 5 लाख से स्टार्ट होती थी, 5 लाख तक से, तो उन्हें हम कहते थे स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। जबकि आज की डेट में क्या है कि इन्वेस्टमेंट हमारा 5 लाख से बढ़कर कितना हो गया है, 5 करोड़ तक का हो गया है। वो इंडस्ट्रीज जहाँ पे कि हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 5 करोड़ तक का होता है, उन्हें हम किस कैटेगरी में रखते हैं, स्मॉल इंडस्ट्रीज में रखते हैं। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की। फर्स्ट थी एसएसआई इज लेबर इंटेंसिव and therefore employment friendly। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं होता तो हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं। लेबर इंटेंसिव मीन्स होता है मोर यूज ऑफ लेबर एंड लेस यूज ऑफ कैपिटल और मशीनरी। तो इसमें क्या होता था, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज में हम लेबर को यूज करते थे। जब ज़्यादा लेबर को यूज करेंगे तो उससे क्या होगा, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होगी। तो इसका मेन फोकस क्या था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करना और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करना। सेकेंड फीचर है इसका, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री शोज लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी एंड इज देयरफॉर इक्वलिटी ओरिएंटेड। अब लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो हमारी होती हैं वो नॉर्मली जहाँ पे कि रॉ मटेरियल के सोर्सेस पास में होते हैं, उससे क्लोज होते हैं, वो वहीं पे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए क्या होगा, उन्हें बार बार अगर दूर कर लें तो उन्हें ट्रांसपोर्ट की नीड होगी, जिसमें कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाएगी। तो नॉर्मली लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को ऐसे एरियाज में इस्टेब्लिश किया जाता है जो हमारे जहाँ से रॉ मटेरियल हमें इजीली अवेलेबल हो जाए और ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नहीं लगे। जबकि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं वो हमारी लोकेशनल फ्लेक्सिबिलिटी को शो करती हैं। ये क्या होती हैं कि ये उन रीजन्स में लगाई जाती हैं जहां पर कि हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज नहीं होती। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, हमारी जो इक्वलिटी लानी है हमें, जो हम रीजनल इक्वलिटी चाहते हैं, पूरी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं, उसको ये पूरा करने में हमारी हेल्प करती है। थर्ड हेडिंग है इस SSI needs small investment and is therefore equity oriented। अब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को बहुत कम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, तो इसमें क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन इसको इजीली स्टार्ट कर सकता है लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के कंपैरिजन में। तो इससे क्या होता है, इकोनॉमिक पावर्स केवल फ्यू हैंड्स में नहीं रहती हमारी। तो ये हमारी इक्वलिटी को प्रमोट करता है। जितने भी सोसाइटी के हमारे डिफरेंट सेक्शंस हैं उन सभी के पास भी चांसेस होते हैं ग्रोथ के। तो इक्विटी प्रमोट करती है हमारी क्या, कि हमारी सोसाइटी के सारे पर्सन के पास इक्वल चांसेस हों ग्रोथ के।
उसको पूरा करने में हमारी हेल्प करती हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। अब ये जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी आई थी इसके मेन फीचर्स क्या थे? फर्स्ट था पब्लिक एंटरप्राइज वर टू प्ले अ सेंट्रल रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था, सिंपल सी बात है कि इसमें जो पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक एंटरप्राइजेस हैं, वो लोग सेंट्रल रोल प्ले कर रहे थे इंडस्ट्रियलाइजेशन प्रोसेस में। सेकेंड है प्राइवेट एंटरप्राइजेस वर टू प्ले ओनली अ सेकेंडरी रोल इन द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। यानी हमारे जो प्राइवेट एंटरप्राइजेस थे वो लोग सेकेंडरी रोल प्ले कर रहे थे। अगर उनको कोई भी इंडस्ट्रीज स्टार्ट करनी है या एक्सपेंशन करना है तो ओनली वो गवर्नमेंट की परमिशन से, लाइसेंस से ही स्टार्ट कर सकते थे। थर्ड था देयर वाज द परमिट लाइसेंस राज सिस्टम। अब परमिट लाइसेंस राज सिस्टम का मतलब वही है कि अगर कोई भी प्राइवेट एंटरप्रेन्योर हम इंडस्ट्रीज को एस्टैब्लिश करना चाहता है या एक्सपेंशन करना चाहता है तो सबसे पहले उसे गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा, उसके बाद ही वो इसको स्टार्ट कर सकता है। फोर्थ पॉइंट है प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। इट मींस प्रोडक्शन ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ऑन द हाई प्रायोरिटी। अब जिस टाइम पे हमने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टार्ट की थी तो उस टाइम पे हमारी कंट्री इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि वो हमारी फॉरेन कंट्री से, हमारी मल्टीनेशनल कंपनी से compete कर पाए। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी उसे प्रोटेक्ट करने की। तो उसके लिए क्या किया गया था, हमारे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे मेन फोकस किया गया था। यानी जो चीज़ें हम इंपोर्ट करवाते हैं दूसरी कंट्री से, हम उन्हीं के सब्स्टिट्यूट गुड्स को अपनी कंट्री में प्रोड्यूस करें। सबसे मेन प्रायोरिटी पर, हाई प्रायोरिटी पे हमने उन गुड्स को रखा था, उनके प्रोडक्शन को रखा था जिन्हें हम दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करवा रहे हैं या जो हमारी कंट्री में नहीं बन पा रही। फिफ्थ पॉइंट है डोमेस्टिक इंडस्ट्री वाज टू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन बाय यूजिंग हैवी ड्यूटी ऑन इंपोर्ट एंड फिक्सेशन ऑफ इंपोर्ट कोटास। अब डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन तो बनाने स्टार्ट कर दिए, उसके साथ साथ हमने क्या किया, फॉरेन कंपटीशन से अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट के ऊपर हैवी टैक्स लगा दिए, हैवी ड्यूटी लगा दी और इंपोर्ट कोटा फिक्स कर दिया ताकि ज्यादा इंपोर्ट नहीं हो सके। सिक्स पॉइंट है लार्ज स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप टू मेक इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ड इन द कंट्री। अब इंफ्रास्ट्रक्चर को इंक्रीज करने के लिए हमारी कंट्री में लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को डेवलप किया गया था ताकि जो हमारे बैंकिंग है, ट्रांसपोर्ट है, इंश्योरेंस है या पावर जनरेशन है वो हमारा इंक्रीज हो सके। सेवेंथ पॉइंट है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाज टू बी डेवलप टू अचीव द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विटी। जहां लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज का काम था इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाना हमारी कंट्री में, वहीं स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप की गई थी ताकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट की जा सकें और हमारी कंट्री में इक्विटी ला सकें। नेक्स्ट टॉपिक है गुड इफेक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956। फर्स्ट पॉइंट है इकोनॉमिक ग्रोथ गॉट अ बिग पुश, इंडस्ट्रियल आउटपुट रिकॉर्डेड अ सिग्निफिकेंट राइज। अब अपनी कंट्री को जब हमने प्रोटेक्ट कर लिया, पब्लिक सेक्टर आगे आया, उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उससे जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी उसे एक बिग पुश मिला, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ होने लगी और जो इंडस्ट्रियल आउटपुट था वो भी हमारा राइज होना स्टार्ट हो गया। सेकेंड पॉइंट है देयर वाज अ मार्क्ड डाइवर्सिफिकेशन इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर, द सनराइज इंडस्ट्री मार्क्ड इट्स इमर्जेंस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। अब हमारी जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था उसमें डाइवर्सिफिकेशन आया, यानी कि डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गई। डिफरेंट टाइप की, यानी कंज्यूमर गुड्स की ले लें, हम अपनी मशीनरीज की ले लें, किसी भी चीज़ की इंडस्ट्रीज को हम ले लेते हैं तो वो हमारी कंट्री में स्टार्ट हो गई।
जैसे अगर हम सनराइज इंडस्ट्री की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स की है। इसी तरीके से डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज का ओरिजिन हुआ हमारी कंट्री में। थर्ड पॉइंट है ग्रोथ ऑफ लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्टेड एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल शिफ्ट इन द इंडियन इकोनॉमी। लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्रोजेक्ट आने से क्या हुआ, इंडियन इकोनॉमी में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर थे, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर थे जैसे कि बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, वो सभी इंक्रीज हो गए। फोर्थ पॉइंट है ग्रोथ ऑफ एसएसआई मेड अ कंट्रीब्यूशन इन अचीविंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ग्रोथ विद सोशल जस्टिस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की ग्रोथ के साथ ही हमारा जो टारगेट था सोशल जस्टिस का के साथ ग्रोथ का, वो भी हमने अचीव कर लिया। यानी कि हमारी कंट्री का ओवरऑल डेवलपमेंट होने लगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारी जनरेट होने लगी। अब जहां इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स थे वहीं इसके कुछ बैड इफेक्ट्स भी थे इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1956 की। फर्स्ट पॉइंट है हमारा पब्लिक सेक्टर स्टार्टेड मोनोपोली। अब इसमें क्या था, जब पब्लिक सेक्टर को इतना इंपॉर्टेंट रोल मिलने लगा तो उन्होंने अपनी मोनोपोली स्टार्ट कर दी। इनएफिशिएंसी, करप्शन, ये उनके मेन फीचर्स हो गए। पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस थे, वो क्या करते थे, हमारे जो नेशनल स्कर्स रिसोर्सेज हैं उनको बहुत ही इनएफिशिएंटली यूज करते थे, वेस्ट करते थे, जिसकी वजह से धीरे धीरे पब्लिक सेक्टर हमारे लॉसेस में जाने लगा। सेकेंड है हमारा प्रोटेक्शन ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्री stimulated its growth but it failed to achieve international standard of product quality। अब हमारी प्रोटेक्शन से डोमेस्टिक इंडस्ट्री की ग्रोथ तो होने लगी, लेकिन जब कोई कंपटीशन ही नहीं था तो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होने चाहिए थे प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए, वो हम उन्हें अचीव नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव करने में फेल हो गए। लास्ट पॉइंट है हमारा सेविंग फॉरेन एक्सचेंज थ्रू इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन प्रूव टू बी एन इनएफिशिएंट पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट। अब हमने ये सोचा था कि अगर हम इंपोर्ट नहीं करेंगे तो उससे हमारी फॉरेन एक्सचेंज बच जाएगी, हमें पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये जो हम पॉलिसी लेकर आए थे इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की, ये हमारी फेल हो गई। जो फॉरेन एक्सचेंज रिजल्ट था हमारा, धीरे धीरे वो श्रिंक होना स्टार्ट हो गया और 1990 तक आते आते जो स्टॉक था हमारा वो बॉटम लेवल तक पहुंच गया। अब कंडीशन ये आ गई थी कि पब्लिक सेक्टर भी लॉसेस में जा रहे थे, ना तो हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को अचीव कर पाए, और फॉरेन एक्सचेंज जिसे कि हम रिजर्व में रखना चाहते थे, जिसे हम सेव करना चाहते थे, वो भी नहीं कर पाए। तो 1990 तक आते हुए ये फील करने लगे कि अब इस पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन करने की, कुछ चेंजेस करने की जरूरत है। तो इसी का रिजल्ट था, इसी के बैड इफेक्ट्स का, कि 1991 में गवर्नमेंट हमारी न्यू पॉलिसी लेकर आई जिसे हम कहते हैं न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी 1995, जिसको कि हम 6 चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर फिनिश हो गया। अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच।